Hello students, today I am going to explain the second part of Anis Jung's short story Lost Spring. The second part starts from para 19 and ends at paragraph 28. So this is the new chapter in the last chapter of the concerned story. Now let us move to paragraph 19. I would like to remind you that before this I have already explained to you the contents from para 1 to paragraph 18, that is the first part of the story. So now let us start from paragraph 19. In this slide you are going to learn from para 19, 20 and 21. So it starts with I want to drive a car. मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ. अब ये कहानी साबे आलम की नहीं है, ये कहानी एक दूसरे बच्चे की है जिसका नाम अभी अभी आप देखेंगे लिखा ही हुआ है, मुकेश नाम है ये इस कैरेक्टर का. अभी एक दूसरे बच्चे की कहानी यहाँ पर आपको सुनाई जा रही है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. इंसिस्ट करना, किसी चीज पर जिद करना. मुकेश जिद करता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. उसको जिद है कि हम अपना ही मालिक आप बनेंगे. और ये जो 2 नंबर इसका मीनिंग मैंने नीचे लिखा हुआ है नंबर वाइज, आप इसको देख लेंगे, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ. आई विल बी ए मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस. उसने अनाउंस किया कि मैं बड़ा होकर या मैं आगे चलकर एक मोटर मैकेनिक बनूंगा. और डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क. अनीस जंग जो कि लेखिका हैं, उन्होंने पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर. बोला नहीं जानते हो तो क्या हुआ. आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीख लूंगा. उसने जवाब दिया. लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आईज. नरेटर कह रही हैं कि ये जवाब उसने मेरे आंखों में आंखें डाल कर दिया, यानी बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उसने ये जवाब दिया. हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिरेज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद. यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं लेखिका, कह रही हैं कि उसका जो ख्वाब है लूम्स लाइक ए मिरेज, वो लूम करता है, वो एक जैसे कि कोई चीज जो फैला हुआ होता है, ऐसे इस तरह से फैला हुआ है जैसे कि एक मिरेज होता है. मिरेज का मतलब समथिंग इल्यूजरी एंड अनअटेनेबल. वो चीज जो दिखता है लेकिन होता नहीं है, लगता है कि हाँ बहुत दूर तक फैला हुआ है. तो इस तरह से एक चीज जो कि दिखती है लेकिन वो होती नहीं है, हम अपने आप कल्पना कर लेते हैं. तो उसका जो ये था, ये ख्वाब जो था ना, बस एक ख्वाब था उस चीज के तरह जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है. वो चारों तरफ उसके दिमाग में फैला हुआ था. और वो इसी तरह था जैसे कि डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स. उसका जो शहर का नाम था फिरोजाबाद. अब हम दिल्ली से फिरोजाबाद आ गए हैं. उसके फिरोजाबाद का जो शहर था, उसके वहाँ रास्तों में पूरा धूल धक्कड़ फैला हुआ रहता था. तो जिस तरह रास्तों पर धूल धक्कड़ फैला हुआ रहता है, ठीक उसके दिमाग में ये जो ड्रीम है धूल धक्कड़ की तरह पूरा फैला हुआ है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, वो एक मिरेज. और ये फिरोजाबाद जो है ना, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. बैंगल्स के लिए मशहूर है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. बैंगल्स बनाने में, चूड़ियों को बनाने में हर एक के बाद दूसरा घर इसमें व्यस्त है फिरोजाबाद में. इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. हिंदुस्तान में जो शीशे को पिघलाकर और उसको फूंक कर आकार देने वाली जो कंपनियां, ब्लो करना माने फूंकना होता है, तो शीशे को फुलाने के बाद उसको एक सांचे में डालकर ब्लो करके फूंक के उसको उस आकार में डाला जाता है. तो इस आकार में ढालने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं जो वहाँ पर हैं. और वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. यहाँ पर जो फैमिलीज रहती हैं वो इन्हीं फैक्ट्रियों में पीढ़ी दर पीढ़ी काम करती हुई आई हैं, पीढ़ियाँ काम करती हुई आई हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. और वहाँ पर लोग जो हैं, जलता हुआ जो फर्नेस होता है, उस फर्नेस के चारों तरफ इर्द गिर्द काम करते हैं. वेल्डिंग ग्लासेस को जोड़ते हैं.
मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है कि सारे हिंदुस्तान की औरतें जो चूड़ी पहनती हैं वो चूड़ियाँ यहीं पर बनती हैं। अब आइए हम लोग पैराग्राफ 22 में आते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पैराग्राफ 21 तक पढ़ा, 22 में आते हैं। मुकेश फैमिली इज अमोंग देम। फिरोजाबाद में जो फैमिली चूड़ी के कारखाने में काम करते हैं उनमें से एक जो है मुकेश की फैमिली भी है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। उस फैमिली में कोई नहीं जानता था कि चूड़ी के कारखाने में काम करना इलीगल है ऐसे बच्चों का। टू वर्क इन ए ग्लास फर्नेस, ऐसे जगह जहां पर कांच को, शीशे को गलाने का फर्नेस हो विथ हाई टेम्परेचर बहुत हाई हो, ऐसी जगह पर काम करना इलीगल है। घर के कोई लोग जानते नहीं थे। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, बता रहे हैं कि ऐसे कारखानों में टेम्परेचर तो हाई होता है लेकिन डिंगी सेल मैंने छोटे छोटे कमरे को कहते हैं। डिंगी का मतलब गंदा, जहां पर हवा वगैरह भी ना आ सके। तो एकदम घुटाने वाला छोटे छोटे कमरे में जो सेल होते हैं विदाउट एयर, वहां पर हवा नहीं होती है, रोशनी नहीं होती है। डेट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, राइटर कह रही हैं कि अगर कानून लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। अगर हिंदुस्तान में जो कानून है कि बच्चों को ऐसे हैजर्डस फैक्ट्रीज में जहां पर उनके शरीर को, उनके स्वास्थ्य को, उनके इंटेलेक्चुअलिटी को खतरा हो, वहां से काम में न लगाया जाए, अगर इस कानून को लागू किया जाए तो 20,000 बच्चों को वहां से फर्नेस के काम से निकाला जाता है। वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स, जहां वो लोग स्लोक करते हैं अपने डे लाइट आवर को, मैंने धीरे धीरे अपने दिन की रोशनी, जो सुबह की रोशनी वाला जो दिन होता है, मैंने सुबह से शाम तक धीरे धीरे अपने आप को वहां पर धीरे धीरे खत्म करते हैं। ये देखिए नंबर 2 में हमने लिख दिया है द स्लोक देयर डे लाइट आवर्स का मतलब स्ट्रगलिंग परसिस्टेंटली ड्यूरिंग द डे टाइम। पूरे दिन भर वो लगातार काम करते रहते हैं, ठीक है। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, कभी कभार तो ही बच्चे बड़े होकर अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक गई, उसमें एक चमक पैदा हो गई जैसे ही उसने वॉलंटियर करना, मैंने कोई चीज को अपने आप से पेश करना, कोई कहा नहीं बल्कि मैं खुद से कर रहा हूं, तो वो खुद से अपने आप से हमको अपने घर ले जाने के लिए बोला, विच ही प्राउडली सेज। और उसने बड़ा ही घमंड से उसने बोला कि इज बीइंग रिबिल्ड, कि मेरा घर जो है वो पुराना है लेकिन उसको हम लोग फिर से नया बना रहे हैं, रिबिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ही वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स, घर जाने के लिए उसको चल के जाना पड़ा था उन गलियों से जो कि स्टिंकिंग, गंदे वगैरह से महक रही थी, चोक्ड विद गार्बेज, और जो कूड़े करकट से नालियां जाम पड़ी हुई थी। पास्ट होम डेट रिमेन होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे ऐसे घरों को से होकर गुजरे हम लोग जो कि रिमेन होवेल्स, ये जो 5 नंबर में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 5 नंबर में, होवेल स्मॉल हट्स को कहते हैं, छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घरों को कहते हैं, जिनकी दीवारें जो हैं वो क्रम्बल हो चुकी थी, टूट गई थी। वबली डोर्स उसको कहते हैं कि जो दरवाजे अपने फ्रेम से लटके हुए होते हैं, यानी पूरे ठीक से बंद नहीं होते हैं, थोड़ी अगर जोर से किया जाए तो अपने फ्रेम को छोड़कर बाहर आ जाएं, तो ऐसे दरवाजे थे उन घरों में। नो विंडोज, उन घरों में कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स कोएक्सिस्टिंग इन ए प्रीमेवल स्टेट। और जब राइटर जा रही थी उस बच्चे के साथ, मुकेश के साथ, उसके घर, तो रास्ते में यही पड़ा, छोटे छोटे घर पड़े जिनकी दीवारें टूटी हुई थी, जिनके उन घरों के जो दरवाजे थे जो कि ऐसा लग रहा था कि फ्रेम से अभी टूट के गिर जाएंगे, उनमें खिड़कियां नहीं थी, और उसमें फैमिलियां रहती थीं, और उन फैमिलियों में जानवर भी शामिल थे जो एक साथ इस तरह से रहते थे कि मानो के कोई प्रीमेवल स्टेट में रह रहे हों। आप देखिए प्रीमेवल का मतलब 7 नंबर में लिखा है, इन एन अर्लीस्ट और ओरिजिनल स्टेज। इंसान जब अपने सबसे प्राचीन काल में अपने जो ओरिजिनल स्टेट में जैसे रहा करता था, जिस तरह से उसने अपने रहन सहन को शुरू किया था, आज भी वो लोग यहाँ पर उसी तरह से रह रहे थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, एक ऐसा ही घर आया जहां पर मुकेश रुक जाता है। बैंक्स व वोबली आयरन डोर, एक लोहे का डोर होता है, दरवाजा होता है, वो भी वोबली होता है, मैंने अपने फ्रेम से जैसा कि वो गिर जाएगा, झुका हुआ होता है, अपने पाँव से उसको खटखटाता है।
एंड पुशेज इट ओपन, अब पांव से ही धक्का मार के उस लोहे के दरवाजा को खोल देता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट शैक, और उसके बाद हम लोग एक शैक में जाते हैं। शैक का भी मतलब यहाँ हमने लिख दिया, छोटे, खराब, गंदे और एकदम से जिसमें कि रोशनी और हवा नहीं जाती है, ऐसे कमरों को कई वर्ड से राइटर ने लिखने की कोशिश करी है। शैक ए सिंपल बट बिल्ड फ्रॉम टिन वुड एसेट्रा, मैंने एक सिंपल घर है जो कि लकड़ी और टिन वगैरह से बना दिया जाता है। तो ऐसे एक घर में वो जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उस घर के एक हिस्से में थैच्ड विथ डेड ग्रास, उसके ऊपर जो रूफ था वो आपको सूखे हुए घासों का था। इज ए फायरवुड स्टेप, उस घर में एक स्टोव रखा हुआ था जो लकड़ी से जलता था। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उस पर एक बर्तन था जिसमें कि पालक का साग था, और उस पर सिजलिंग में धीरे धीरे वो बॉयल कर रहा था। अब देखिए पैराग्राफ 22 कंटिन्यू है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ा सा अल्मुनिया का प्लेट था। एंड मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें और भी कटे हुए वेजिटेबल्स थे। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, और एक कमजोर यंग वुमेन है जो कि शाम का खाना बना रही है फॉर द होल फैमिली, पूरे घर के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, उसकी आंखें जो है ना, लकड़ी का चूल्हा है, उसमें से जो धुआं है उससे उसकी आंखें जो हैं भर गई हैं, और उसमें फिल्ड विथ स्मोक, वैसे आंखों से वो, आंख तो भरा हुआ है धुआं से लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के जो बड़े भाई हैं उनकी पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और उसको देखने से लगता है कि उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, उम्र ज़्यादा नहीं है लेकिन घर में उसको बहू का सम्मान मिलना शुरू हो गया है। घर में वो बहू के सम्मान को लेकर चलती है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, इंग्लिश में बहू को हम लोग डॉटर इन लॉ कहते हैं, घर का डॉटर इन लॉ, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, वो छोटी सी बच्ची जो कि अभी अभी शादी करके आई है, अभी खुद ही बच्ची है, लेकिन वो 3 मर्दों का चार्ज उसके हाथ पे है। 3 मर्दों को देखभाल करने का चार्ज उसके हाथ में है। एक तो उसका हस्बैंड हो गया, एक मुकेश हो गया, और उनके पिताजी हो गए। ये 3 मर्द घर में हैं जिनको को खाना पकाती थी, उनके कपड़े धोती थी, जैसा कि होता है हमारे हिंदुस्तान के मैक्सिमम घरों में इसी तरह से होता है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब जो बूढ़ा है घर का सबसे बड़ा, वो जब कमरे में आता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो शर्मा कर वो जो टूटी दीवार है उसके पीछे जाके, विड्रॉ करना मतलब अपने आप को पीछे लेके जाना, वो पीछे लाके उस दीवार के पीछे चली जाती है। एंड ब्रिंग हर वेल, और जाके अपना वेल को, जो ओढ़नियाँ जो ओढ़ती हैं औरतें पर्दा करने के लिए, वो लेके आती हैं क्लोजर टू हर फेस, और अपने चेहरे के करीब लाती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि कस्टम है, जैसा कि रस्म रिवाज है, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, डॉटर इन लॉ जो है कस्टम के हिसाब से अपने चेहरों को बड़ों के सामने ढांकना ही है उनको, ये रिवाज है, रीत रिवाज है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ड बैंगल मेकर, हमारी जो कहानी में जो एल्डर है, जो सबसे बड़ा है, वो एक बेंगल मेकर है, वो भी एक चूड़ी बनाने वाला है, लेकिन इम्पावरिस्ड है। इम्पावरिस्ड का मतलब बिल्कुल गरीब, पुअर एनफ, यहाँ लिखा हुआ देखिए प्योर एनफ, है ना, काफी गरीब, जो एनफ टू नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स, इतना गरीब कि जिसके लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती, इतना गरीब थे वो। यहाँ पर जो घर के बड़े हैं ऐसे थे। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे सालों तक उन्होंने बहुत ही कठिन काम किया था, पहले एक टेलर की हैसियत से, तब एक बैंगल मेकर की हैसियत से, चूड़ी बनाने वाले की हैसियत से। ये फेल टू रिनोवेट ए हाउस, इतने सालों काम करने के बाद भी वो एक घर को रेनोवेट करने में, एक घर को रेनोवेट करना मतलब नए तरीके से फिर उसको बनाना, इसमें वो सक्षम नहीं थे। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजे। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, लेकिन कुल मिला के उन्होंने क्या जुगाड़ कर पाया, या मैनेज करना मतलब किसी काम को जुगाड़ उगाड़ के कर लेना, तो उन्होंने क्या जुगाड़ पाया कि वो जुगाड़ पाया कि अपने बच्चों को वही सिखा सके जो उनको आता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उनको क्या आता था, सिर्फ बैंगल बनाने का ढंग आता था, ये अपने बच्चों को वो सिखा पाए थे। अब देखिए पैरा 23 में आते हैं। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, आदमी कहता ना इसका, उसके कर्म खराब हैं। तो
विश्वास किया जाता है कि अगर कोई गरीब है, हम लोग गरीबी को तरह तरह से यहाँ एक्सप्लेन करते हैं अपने देश में। हम लोगों ने गरीबी को कभी, जैसे कि मैंने पहले पार्ट में कहा था, कि गरीबी को कभी हम लोग चैलेंज की तरह नहीं लेते हैं, बल्कि गरीबी को हम लोग लेते हैं एक ऐसी चीज़ की तरह, दुर्लभ चीज़ की तरह, कि बड़ी कीमती चीज़ है, चलो इसको छुपाओ, इसको छुपाने में ही सम्मान है। यहाँ हम लोग गरीबी को तरह तरह से लेते हैं, धार्मिक तरीके से लेते हैं, आध्यात्मिक तरीके से लेते हैं, लेकिन कभी भी गरीबी को हम लोग एक इकोनॉमिक डिसीज समझ कर नहीं लेते हैं कि जिससे कि लड़ाई करनी चाहिए। तो देखो कैसा है, विश्वास कैसा है। मुकेश ग्रैंड मदर थी वहाँ पर, मुकेश की जो दादी समझ लिए थी, उन्होंने कहा कि भैया ये तो हमारे घर की जो हालत है ना, डेस्टिनी जो है, ये हमारे हस्बैंड की जो डेस्टिनी है, उनका कर्म है। अगले जन्म में खराब कर्म किए होंगे, इस जन्म में भी खराब हैं बेचारे। Who has watched her own husband to go blind। ये ग्रैंड मदर जो है ना, अपने हस्बैंड को अंधा होता हुआ वो देख चुकी थी। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। बैंगल का जो चूड़ी है शीशे का, उसको जब पॉलिश किया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है पॉलिश का, उससे जो डस्ट उठता है, उससे धीरे 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 उनकी आंखें खराब हो गई थी। और इसको खराब होते हुए उस बूढ़ी दादी माँ ने देखा था। कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। वो कहना चाहती हैं, इम्प्लाई करती है, उनके बात में यही है कि जो लीनिएज है, जो हमको विरासत में मिला है, वो भगवान द्वारा मिला। ये गरीबी विरासत में हमको भगवान द्वारा मिला है, और इसीलिए हम इस गरीबी से बच नहीं सकते हैं। देखिए, इन्होंने ये कुछ कह नहीं रही है, ये टिप्पणी नहीं दे रही है, ये किसी चीज पर अपना रिमार्क नहीं दे रही है, लेकिन पढ़ते समय बच्चों को बताया जाता है कि देखो, हम गरीबी को भिन्न तरीके से उसको हम लोग कवर करते हैं, उसको बताते हैं। यहां पर मुकेश की फैमिली में उस गरीबी को बताया जा रहा है कि ये हमारे अगले जन्म के खराब कर्मों का नतीजा है, और साथ ही साथ भगवान से मिला हुआ ये विरासत में गरीबी है, इससे कोई बच नहीं सकता है, इससे कोई बच नहीं सकता है। ठीक है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, ये सब चूड़ी बनाने वालों के जात में पैदा हुए थे। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, और उन लोगों ने कुछ नहीं देखा था सिवाय इसके कि बेंगल बनाया जाना। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, दूसरे घरों में, एवरी अदर यार्ड, दूसरों के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर रास्ते पर इन लोगों ने शुरू से क्या देखा था? स्पाइरल्स ऑफ बेंगल, गुच्छे में बंधे हुए चूड़ियों को देखा था। ठीक है। सनी गोल्ड, कुछ चूड़ियां तो सूरज के रोशनी की तरह जैसे कि सुनहरे रंग के हुआ करते थे, कुछ पेडी ग्रीन, जिस तरह के खेतों में हरियाली लहलहाती है उस तरह के हरियाली हरे रंग की चूड़ियां होती थीं, कुछ रॉयल ब्लू, कुछ पिंक, कुछ पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। हर कलर की चूड़ियां फिरोजाबाद की गलियों में, फिरोजाबाद के नुक्कड़ पर, फिरोजाबाद के हर घरों में, हर घरों के आंगन में, हर जगह यही चूड़ियां ही दिखा करती थी। रेनबो के 700 कलर की चूड़ियां दिखा करती थी। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, ये चूड़ियां जो है ना, ऐसे ऐसे आंगनों में जिसकी कोई देख रेख, अनकेम्प्ड का मतलब बिना देख रेख का, वहां पर कोई देख रेख नहीं है, वहां ये चूड़ियां ढेर, माउंट्स का मतलब यहां पर ढेर ढेर वहां पर रखी हुई होती थी। और पाइल ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और 4 पहिए का जो हाथ से खींचने वाली गाड़ी होती है उसके ऊपर भी इन चूड़ियों को लाद दिया जाता था। और ये कार्ट जो था ना, 4 पहिए पर चलने वाला हाथ से खींचने वाली गाड़ी, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। वो जो शैंटी टाउन था, ठीक है, झोपड़ियों वाला टाउन, जहां पर जिधर देखो वहां झोपड़ी ही झोपड़ी है, ऐसा जो टाउन था, वहां पर लोग, हम लोग देख सकते हैं कि ये यंग मैन जो थे ऐसे 4 पहिए वाले गाड़ियों को खींचा करते थे। एंड इन डार्क हटमेट, और हटमेट मैंने छोटे छोटे जो एकदम से झोपड़ी होते हैं उसको हटमेट कहते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, ऑफ फ्लिकरिंग ऑफ फ्लेम्स, एंड इन डार्क हटमेट्स, छोटे छोटे झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स, एक लाइन से मतलब फ्लेम्स, दिए जलाए दिए जाते थे, और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप, और दिए जो थे ना तेल से जलते थे, और उनकी जो लौ थी ना, फ्लिकरिंग करती थी, ऐसे 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 कांपती थी। ठीक है। सिट बॉयज, और हर दिए के सामने एक बच्चा या एक बच्ची बैठती थी विद देयर फादर्स, अपने पिता और माता के साथ, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस, और ये लोग क्या करते थे? रंगीन ग्लास को वेल्ड करते थे, यानी 2 ग्लासों को आपस में जोड़ते थे, और जोड़कर उसको सर्कल में एक बेंगल बनाते थे।
देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। इन बच्चे और बच्चियों की जो आंखें थी वो अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट हो गई थी, किसके तुलना में? रोशनी के। आदमी की हमारी आंखें तो रोशनी में एडजस्ट होती हैं, अंधेरों में नहीं दिखता है। वो लोग अंधेरों में काम करते करते उनकी आंखें जो हैं वो अंधेरे में एडजस्टेड हो गई हैं। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। और यही कारण है कि अक्सर ये बच्चे और बच्चियां अपने आई साइट को खो देती हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, इससे पहले कि वो बड़े हो पाएं। अब आइए 24 में आते हैं हम लोग। सविता, यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस। ये खराब चीजों को बयान करने के लिए बहुत सारे वर्ड को राइटर ने यूज किया। आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो आपको निगेटिव वर्ड्स बहुत मिल जाएंगे, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में बहुत सारे मिल जाएंगे। ड्रैप का मतलब होता है डल एंड बोरिंग। लिखा भी हुआ है, मैं मीनिंग्स को मैंने नंबर वाइज लिख दिया इसमें, आप इसको देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो सविता यहां पर एक यंग लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहनी है, लेकिन वो पिंक ड्रेस जो है नया नहीं है, पुराना है, बिल्कुल एकदम सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन। एक उम्रदराज औरत है, उसके बगल में बैठी हुई है, शोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और ग्लास के टुकड़े उसको शोल्डरिंग करी। शोल्डरिंग करना माने वही दो चीजों को आपस में जोड़ना। एज हर हैंड्स मूव, उसके हाथ जैसे जैसे हरकत करते हैं, और उसके हाथ ऐसे हरकत करते हैं जैसे उंगलियां नहीं है बल्कि वो मशीन है, मैकेनिकली, लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन। मशीन के जो एक मशीन होता है ना जिसमें लगता है कि जुबान है, बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है, इस तरह से उसकी उंगलियां काम कर रही हैं, उसकी उंगलियां काम कर रही हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। राइटर कह रही हैं यहां पर हमारे देश में चूड़ी का जो महत्व है, उस महत्व को सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। कह रही है कि मुझे तजुब है कि वो लड़की तो चूड़ी बना रही है, लेकिन हमें तजुब है कि क्या उसको पता है कि इस चूड़ी के सैंक्टिटी क्या है, इस चूड़ी की पवित्रता क्या है, पवित्रता क्या है उसकी। शी हेल्प्स मेक, जिस चूड़ी को वो बनाने में मदद करती है। इट सिंबलाइजेस, ये चूड़ी जो है वो सिंबलाइज करता है, ये चूड़ी जो है वो सिंबल है, चिन्ह है। क्या है? एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक हिंदुस्तानी औरत के सुहाग का सिंबल है ये चूड़ी। सुहागनियां चूड़ियां पहनती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, मैरिज में जो अच्छी चीजें होती हैं, मैरिज में शुभ बातें होती हैं, उन शुभ बातों का ये प्रतीक है चूड़ी। इट विल डॉन ऑन हर, ये बात उसको समझ में आ जाएगी। डॉन समथिंग ऑन समबडी का मतलब होता है किसी को कोई चीज समझ में आ जाना। तो ये चीज उसको समझ में आ जाएगी सडनली, अचानक, वन डे, एक दिन, when her hands is draped with a red veil, जब उसके हाथों पर जब उसके सर पर when her head is draped with a red veil, जब बच्चा दुल्हन बनती है तो उनके सर पर एक लाल रंग का पर्दा लगा दिया जाता है। तो जब वो पर्दा लगेगा, her hands dyed red with henna, उसके हाथों पर लाल रंग के जब हैना लगेंगे, लाल रंग के जब मेहंदी लगेगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और सरकार कर उसके कलाई में जब लाल रंग की चूड़ियां पहनाई जाएंगी, जब वो दिन आएगा तो ये बच्ची इस चूड़ी की अहमियत को समझ जाएगी। ये देखो, एक इस तरह से उन्होंने जो हमारे यहाँ होता है उसको उन्होंने रखने की कोशिश करी है लेखिका ने। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस वक्त वो बच्ची एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जैसे कि वो उम्रदराज औरत उसके बगल में बैठी है, हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, और दुल्हन वो बनी है, वो भी एक दुल्हन बनी है, बूढ़ी औरत, लेकिन बहुत सालों पहले। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके कलाई पर बैंगल्स हैं, चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये उर्दू वर्ड है। शेर भर खाना, खाना का मतलब पेट भर खाना खाना। कि कह रहे हैं कि काम तो जिंदगी भर हम लोगों ने चूड़ी बनाया, लोगों को चूड़ियां पहनाया हम लोगों ने, लेकिन इन चूड़ियों को बनाने, पहनाने और इसमें काम करने से एक वक्त भी पेट भर का खाना हम लोगों को नहीं मिला। सो वो कहती है इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज जिसमें जो खुशी है ना, जिसे कि नाली में पानी बह जाता है, तो जैसे कि कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ ऐसे गड्ढे हैं जिसमें उसकी खुशियां बह गई हैं। ये चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियां, ये चूड़ी बनाने वाला जो माहौल है, वो सारी चीज़ों में इनकी खुशियां जो हैं बह गई हैं। तो उन्होंने कहा इस तरह से जैसे कि उसकी खुशियां जो हैं वो सब के सब कहीं पर बह गई हैं। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरी जीवन में उस औरत ने एक फुल मील भी इंजॉय नहीं किया था। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, यही तो है
पूरी जिंदगी के काम करने के बाद उसने, आदमी कहता है ना हमने जो बोया वो काटा, रीप करना मैंने काटना होता है, तो यही वो सारी जिंदगी में पूरे बेंगल फैक्ट्री में जीवन देने के बाद यही चीज उसने कमाया है, काटा है, इस खेत की यही कमाई है। हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन, उसके जो हस्बैंड हैं वो बूढ़े हैं, विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, उनके बड़े बड़े दाढ़ी हैं, वो कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। वो कहते हैं भैया मुझको तो चूड़ियों के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मुझे केवल आज भी यही हमको करना है कि अपने फैमिली के लिए रहने के लिए कम से कम मैं एक उनके लिए घर बना सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पैरा 25, 26, 27, 21 आते, छोटे छोटे पैराज हैं, जल्दी से हम लोग पढ़ लें इसको। हियरिंग हिम, उनको सुनते हुए, वन वंडर्स, किसी को भी तैजुब होगा, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड, कि क्या वो चीज जिसको कि बहुत जिसमें सक्षम नहीं हुए उसको वो चीज क्या इन्हें हासिल हो गया। इन देयर लाइफ टाइम, उनके जीवन में, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, हाँ हासिल हो गया है, कम से कम उनके सर पर तो एक छत तो है। यहां पर भी एक व्यंग है, कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की बड़ी आबादी जो है जिनके सर पर छत ही नहीं है, लेकिन चलो कम से कम बेंगल फैक्ट्री में काम करने के बाद आंखें गई, उम्र निकल गई, खाना नहीं मिला नसीब से, कायदे का घर नहीं मिला, लेकिन चलो कम से कम इंसान होने के नाते यहां काम करने से एक फायदा तो हुआ कि जिंदगी में हिंदुस्तान में बहुत लोग जिसको पाने में फेल कर गए वो तो ये अचीव कर गया, और जो चीज को पाने में लोगों ने फेल किया था वो क्या था, वो था कि उनके सर पर छत नहीं है। कम से कम फिरोजाबाद के रहने वाले जो मजदूर थे उनके सरों पर क्या था, एक छत था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, और चारों तरफ लोग यही बोल रहे थे, यही शोर था कि उनके पास पैसा नहीं है, नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, सिवाय इसके, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल के बनाने के काम के अलावा दूसरे काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, पूंजी नहीं थी, नॉट इवन एनफ टू ईट। अरे पूंजी काम करने के लिए तो छोड़िए, खाने के लिए भी काफी पैसा उनके पास नहीं था। रिंग्स इन एवरी होम, यही क्राई जो है ना रिंग करती है, मतलब यही क्राई जो है रिंग करती है, मतलब सुनाई पड़ती है, यही गूंजती है हर घरों में कि पैसे का अभाव है। होता तो कोई दूसरा बिजनेस कर लेते थे, नहीं है, इसीलिए चूड़ी का काम कर रहे हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन है वो अपने बड़ों की जो दुख भरी कहानियां हैं उसको सुनाते हैं। इको करने का मतलब दोहराना, किसी बात को दोहराना, रिपीट करना, जो आवाजें वापस लौट के चली आती हैं। तो वो हमारे पिता गरीब थे तो हम गरीब हैं, वो सक्षम नहीं थे इसलिए हम भी सक्षम नहीं है, ऐसी बातें वो लोग क्या करते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में वक्त तो आगे निकल गया है, लेकिन वक्त के साथ चीजें बहुत ही मूव कम करी हैं, आगे नहीं बढ़ी हैं। ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiatives and the ability to dream। बड़ी अच्छी बात है, देखिए इंग्लिश अच्छी है यहाँ पर। years of mind numbing toil, ऐसी कोशिश जिससे माथा जो है नम हो जाता है, ऐसी कोशिश, ऐसी प्रयास, ऐसा उसमें दिक्कत हो, इतनी तकलीफ हो कि दिमाग जो है ना उस तकलीफ को सहना भूल जाता है। हमारा जो सोचने और समझने का जो क्षमता है यही जो है वो हम महसूस करते हैं अपने दर्द को, लेकिन कभी कभी इतनी तकलीफ में लोग पड़ जाते हैं कि उस तकलीफ को एहसास करने की जो सलाहियत होती है, जो योग्यता होती है, वो भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे सालों भर लोग ऐसे ही किस्म की कोशिश करते हैं और इस कोशिश ने मार डाला है इनिशिएटिव करना, मैंने किसी नए काम को करने का उत्साह होना, किसी नए काम को करने के लिए उत्साह होना, उनके इस उत्साह को मार डाला है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, हर इंसान में सपना देखने की एक योग्यता होती है, इस योग्यता को भी इस कठिन परिश्रम ने मार डाला है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव। अब देखिए यहाँ पर राइटर कह रही हैं जो वो जानती हैं, कह रही भैया फिरोजाबाद वालों तुम क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव बना लेते हो, अपने लोगों का एक यूनियन टाइप का बना लेते हो। कोऑपरेटिव कहते हैं कि एक ऐसा ग्रुप, एक ही तरह के कमाने वाले लोगों का, जिसमें कि थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने के बाद लोग कुछ अच्छा काम उस पैसे से करते हैं। तो ऐसा कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, नौजवानों को एक ग्रुप से मैंने पूछा, वो हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल। विशियस सर्कल वो होता है जिसमें समाने के बाद आप निकल ना सकें। तो गरीबी हिंदुस्तान में एक विशियस सर्कल है, एक ऐसा गोलाई है
जिसमें कि जो फैमिली पड़ जाती है ना तो उससे निकलना मुहाल हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। उसको विशियस सर्किल कहते हैं। मीनिंग और क्लियरिटी के साथ आप नीचे 5 नंबर में देखेंगे। तो देखिए, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन। यहां पर विशियस सर्किल क्या है? मिडिल मैन का है, यानी जो बिचौले लोग होते हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर। ये बिचौले लोग जो है ना, इनके पिता और पिता के पिताओं को ट्रैप किया है, अपने जाल में फांसा है, ठीक है। और आज भी वही लोग इनको अपने जाल में फांसते हैं। ये जाल में फांसने वाला काम जो है इनके जीवन में इस तरह से है कि उससे वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इस विशियस सर्किल के वो लोग विक्टिम है, शिकार हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, एक ने कहा कि अगर हम लोग संगठित हो भी जाएं, वी आर द वन हु विल बी हॉल्ड अप बाय पुलिस। तो हम लोग ही वो होंगे जिनको कि पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी। होल्ड अप करना मतलब वो रेड डालना, पकड़ के ले जाना। बिटन, पुलिस मारेगी। एंड ड्रैग टू जेल, और हमको कॉलर पकड़ के खींच के जेल में भर देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। वो कहेगी कि तुम लोग कोऑपरेटिव खोलकर अपने लिए कुछ अच्छा सोचकर तुम लोगों ने इलीगल किया, हमें थाना में बंद कर देगी। देयर इज नो लीडर अमंग देम। उनके दरमियान कोई उनका लीडर भी नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम। कोई ऐसा भी नहीं है जो उनको हेल्प कर सके। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग तरीके से देख सके। देयर फैमिली, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। ये नौजवान इतने ही थके हुए जितने को उनके पिता तो बुढ़ापा में काम करते करते थक गए। और ये बच्चे जो आज नौजवान हैं, ये भी अपने पिताओं की तरह थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल डेट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी। वो बात करते हैं जैसे कि कोई स्पाइरल हो। स्पाइरल कहते हैं गोल गोल घूमने वाली चीज को। तो उनकी बातें जो है ना शुरू होती हैं गरीबी से, और गरीबी होके उसके बाद एपैथी तक आती हैं। ऑब्सेंस ऑफ इमोशन, एपैथी का मतलब लिखा हुआ आप पढ़ेंगे। और एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। और जो लालच है और जो इनजस्टिस है जिसके शिकार हैं, उसके लिए इनके अंदर एपैथी है, कोई इमोशन नहीं है। उनको मिडिल मैन लोग, पुलिस लोग, पॉलिटिशियन लोग, ये सारे लोग इनको गरीब रखने के लिए इनके पिताओं पर, उनके माता पिताओं को, सबको उन्होंने ट्रैप किया। लेकिन आज ये नौजवान बच्चे, इनकी कहानी में कोई तब्दीली नहीं है। आज वो भी वही बात करते हैं, बस सिर्फ कि हम गरीब हैं और हम गरीब हैं और हम गरीब हैं। और इस गरीबी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उन बातों से इनके अंदर कोई किस्म का इमोशन नहीं है कि कैसे इस गरीबी से निकला जाए। आइए आप पैरा 28 में हम लोग आते हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। उनकी जब बातें मैं सुन रही थी, राइटर चूंकि लेखिका औरत हैं, है ना, एक लड़की हैं, तो वो कह रही हैं कि जब मैं उनकी बातें सुन रही थी, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। मैंने 2 क्लियर वर्ल्ड देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक वर्ल्ड ऐसे फैमिली का कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के वेब में, गरीबी के जाल में फंसी हुई थी। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उन पर ना कास्ट का कास्ट, जात पात की बातों से शरापित थी। इन विच दे आर बोर्न, जिसमें को पैदा हो गई थी। आज भी हमारे हिंदुस्तान में जात पात समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज है जो कि हमें नुकसान ही पहुंचाती है। जो जिस जात में पैदा हुआ उसको उसी जात का समझा जाता है, उसको उसी की तरह से ट्रीट करने की कोशिश करी जाती है। तो ये एक है जो कि उसके ऊपर शरापित कर रही है, द अदर। और दूसरी फैमिली जो है, एक तो ये फैमिली है, और दूसरी क्या है, द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार। एक फैमिली ऐसे लोगों का है जो चूंकि बैंगल बनाने वालों के जात में पैदा हुआ है, तो इसलिए बैंगल बनाने वाला ही बनेगा। और दूसरा जो था दुनिया, दूसरी जो दुनिया थी वो विशियस सर्किल का, वो सर्किल जिससे से निकलना मुश्किल हो, वो साहूकारों का था, बिचौलियों का था, पुलिस वालों का था, कीपर ऑफ लॉ जो कानून की देख रेख करते हैं उनका था, द ब्यूरोक्रेट्स माने जो अफसर होते हैं उनका था, पॉलिटिशियन लोगों का था। तो एक तरफ समाज में एक ग्रुप ये था, साहूकारों का, मिडिलमैन का, पुलिसमैन का, कीपर ऑफ लॉ का, ब्यूरोक्रेट्स का और पॉलिटिशियन का, और दूसरी तरफ उन फैमिलियों का, गरीब फैमिलियों का। ऐसा था। ये पूरी चीजों को देखने के बाद, लिखने के बाद राइटर को ऐसा लगा। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। ये सारे लोगों में ऐसा नहीं कि सिर्फ साहूकार, मिडिलमैन, पॉलिटिशियन, लॉ कीपर यही शामिल है, बल्कि उनके घर के लोग भी शामिल है। ये सारे लोगों ने मिलकर जो आज की नई नस्ल है, नई पीढ़ी जो है, उनके पीठ पर जो बैगेज, एक ऐसा बोझ लाद दिया गरीबी का, जिसको कि वो लोग उठा के पुट डाउन नहीं कर सकते हैं, फेंक नहीं सकते नीचे,
नहीं रख सकते, पुट डाउन नहीं कर सकते बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चा जान पाए, ही एक्सेप्ट इट, जान पाए कि हम गरीब हैं, इससे पहले कि वो बच्चा को एहसास हो कि हम गरीब हैं, इस गरीबी से हम निकलना चाहिए, इससे पहले कि इन बातों को उसको एहसास हो, वो क्या होता है देखो, ही एक्सेप्ट्स इट, वो चुपचाप से गरीबी को मान लेता है एज नेचुरली एज इज फादर। ठीक उसी तरह से प्राकृतिक तरीके जिस तरह से उसके बाप ने माना था कि मेरे दादा गरीब थे तो मैं भी गरीब। अब वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको भी समझ में आ जाता है कि हम भी इस गरीबी से नहीं निकल सकेंगे, हम भी गरीब रहेंगे, वो चुपचाप से अपने बाप की तरह गरीबी को मान लेता है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और देखिए राइटर कह रही हैं कि देखो भैया, कुछ करने का मतलब होता है हिम्मत करना, ठीक है, कुछ करने का मतलब होता है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और ऐसे बच्चे जो कि फिरोजाबाद उस इलाके में पैदा होते हैं, बड़े होते समय डेयरिंग उनके अंदर नहीं आता है, हिम्मत उनके अंदर नहीं आती है। ऐसे परिस्थितियों में वो बड़े होते हैं कि हिम्मत नाम की चीज उनमें नहीं पैदा होती है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट, लेकिन हिम्मत की एक हल्की सी चमक मैंने मुकेश में देखा, और देख के मुझे खुशी हुई। पूरे फिरोजाबाद में बहुत घूमने के बाद जो नई पीढ़ी के बच्चे थे, बच्चियां थीं, उनमें एक चीज की कमी थी, बढ़ तो गए थे लेकिन उनमें हिम्मत नहीं आई थी। लेकिन एक शख्स मुकेश है जो कि उनको अपने घर लेकर आया था, बड़ी खुश हुई अनीस जंग कि चलो कम से कम इसके अंदर हिम्मत की चमक तो है, फ्लैश तो है। और मैं खुश हुई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। वो हिम्मत करके बोला कि मैं चूड़ी नहीं बनाऊंगा, मैं बनूंगा मोटर मैकेनिक। और इस बात को एक बार नहीं कई बार बोला, रिपीट किया। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। उसको पता नहीं है कैसे क्या होगा, उस ख्वाब को पूरा कैसे करेगा, लेकिन कह रहा है कि मैं चला जाऊंगा गैरेज में और वहीं जाके सीखूंगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। लेकिन राइटर कह रही हैं कि जिस गैरेज की वो बात कर रहा है ना, उसके घर से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो वो कहता है कि आई विल वॉक, डरता नहीं है, वो कहता है कि अरे दूर है तो क्या, मैं चल के जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करके बोलता है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन। राइटर पूछती है कि क्या तुम्हें प्लेन चलाने की भी ख्वाब तुम्हारे हैं, सपने हैं। ही सडनली साइलेंट। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए। वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, अचानक से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, कहता है नहीं, इज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। आसमान नहीं देखता है बल्कि जमीन की तरफ देखता है। देखते हुए बोलता है, इन इज स्मॉल मरमर। और अपनी छोटी सी जो मरमरिंग आवाज, धीमी धीमी आवाज में कहता है, और मरमर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट। और ऐसा लग रहा है कि वो एम्बैरस हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे और क्या न कहे। दैट इज नॉट येट टर्न इनटू अ रिग्रेट। तो नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड एंड इज स्मॉल मरमर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और एक ऐसा एम्बैरेसमेंट जो कि उसको लग रहा है कि मैं क्या जवाब दूं, उसको समझ नहीं आ रहा, वो एम्बैरस हो गया है। लेकिन ये एम्बैरस, वो रिग्रेट नहीं है, उसे अफसोस नहीं है। उसे इस बात का अफसोस नहीं है कि वो चूड़ी के बनाने वालों के घर में पैदा हुआ है, लेकिन चूड़ियां बनाता नहीं रहेगा, वो नया काम करेगा, यहां से निकलेगा और कुछ नया करके बाहर जाएगा। चूड़ी का काम छोड़ने में उसे कोई रिग्रेट नहीं है। ही इज कंटेन्ड टू ड्रीम ऑफ कार्स। और कार के बारे में सपना देखता है, गाड़ियों के बारे में सपना देखता है। देखकर वो कंटेंट है, मतलब सेटिस्फाइड है। दैट ही सीम्स हटलिंग डाउन, दैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट। हटलिंग डाउन आने जाने को कहते हैं। अपने जब शहर में जब रास्ते पर निकलता है तो देखता है कि रास्ते पर गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं, और उनको देखकर वो उनका ख्वाब देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और कह रही हैं आखिर में कि एयरप्लेन भी फिरोजाबाद में बच्चे देखते हैं, लेकिन कुछ कम ही एयरप्लेन है जो कि फिरोजाबाद के आसमान से उड़कर ऊपर जाते हैं। ठीक है, ये समरी ऑफ पार्ट 2 है, आप इसको पढ़ेंगे। इसको मैं जस्ट धीरे धीरे पढ़ दे रहा हूं आपके सहूलत के लिए। द सेकंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश। ही बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, अ सिटी नियर आगरा in the state of Uttar Pradesh. The city is best known for its glass blowing industry, producing bangles. With one violation of the child labor, with the open violation of the Child Labor Act, nearly 20,000 children are engaged in this business. The living condition and the working environment is far below the human standard. They live in dingy cells and work close to hot furnace. Therefore, most of the children
become blind when they step into the adulthood. Weighed down by the debt, they can neither think nor find a way to come out of the trap laid down by politicians, middlemen, policemen, and bureaucrats. The women in the household consider it as their fate and just follow the tradition. Mukesh is different from the rest of the folk there. He dreams to become a motor mechanic. The garage is far away from his house, but he will walk. This is the end of the story, and this is the end of the chapter. That is from this book. Okay, from this book, Flamingo. This is the second chapter, and now I am concluding here. Thank you very much. In the next class, I will come in front of you with a new lesson, with a new chapter, and meanwhile, I am going to send you the textual question and answer of this one, and you will find this in PDF format. I think you will find it soon. So thank you very much for watching it. Thank you very much.